नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत। तो आइए कविता को समझने से पहले हम इसके कवि से परिचित होते हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म गुजरात के साबरकांठा जिले के एक गांव में 21 जुलाई 1911 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। इन्होंने जीवन भर एक समर्पित लेखक की भांति अपना रचना धर्म निभाया। इन्होंने मुख्य रूप से गुजराती भाषा में ही अपनी कविता लिखी। बतौर कवि उमाशंकर जोशी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। कविता को साधारण बोलचाल की भाषा में लिखकर उसे जन जन तक पहुंचाया। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, सापना भारा, शहीद, श्रावणी, विषमो, क्लांत कवि आदि हैं। सन 1988 में इनका देहांत हो गया। आइए अब हम कविता का आदर्श वाचन करते हुए उसका भावार्थ जानते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। प्रस्तुत कविता में कवि उमाशंकर जोशी ने अपनी तुलना एक किसान से की है। जिस प्रकार एक किसान अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने पन्नों पर कविताओं की फसलें उगाता है। कागज का एक छोटा सा पन्ना उनके छोटे से चौकोर खेत के समान है। जिस प्रकार किसी आंधी तूफान में कोई बीज उड़ता हुआ आकर खेत में पौधे का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार विचारों और भावनाओं के अंधड़ में कविता का भी जन्म होता है। अर्थात कविता लिखना भी किसान के समान ही समर्पित काम है। यह भी निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए ही लिखा जाता है। जिस प्रकार एक किसान हमारी भूख मिटाता है, पेट भरता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता द्वारा हमारी मानसिक भूख मिटाता है। हमारे दिमाग के लिए आवश्यक पोषक तत्व कविता के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। कवि के अनुसार एक ऐसा भी समय था जब हमारी संपूर्ण शिक्षा कविता के माध्यम से ही दी जाती थी। जिस प्रकार एक किसान उम्र भर दयनीय और फटेहाल जीवन बिताता है, ठीक उसी प्रकार कवि का भी जीवन होता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यहाँ कवि का कहना है कि जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पना तथा विचारों के रसायन से अपनी कविता को भी अंकुरित तथा पल्लवित पुष्पित करता है। जिस प्रकार बीज को बाहर आने के लिए पानी में, मिट्टी में, कीचड़ में रात गुजारना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक कवि को अपने जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहना पड़ता है। किसी कविता को कालजयी और अमर रचना बनाने के लिए उसे संसार के कई कटु सत्य से सामना करना पड़ता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पुनः अपनी कविता की तुलना फसलों से करते हुए कहा है कि जब यह फसल बड़ी हो जाती है तो इससे एक अलौकिक रस की धारा बह निकलती है, जिसे हम काव्य रस कहते हैं। इसमें से अमृत की धारा फूट पड़ती है, जिसे संपूर्ण देश पीकर धन्य हो उठता है। यह अमृत की धारा संसार के हताश, निराश, टूटे बिखरे लोगों में जीवन का एक नया संदेश भरता है। इस कविता में एक छोटे से पल को बोया जाता है, पर जब इसकी फसल तैयार होती है तो वह सदियों को अपने में समेटे रहती है। वह अपने पूरे युग को परिभाषित करती है, अपने समय के हर कतरे को अभिव्यक्त करती है। इस कविता को लोग जितना पढ़ते हैं
जितना समझते हैं वो उतनी ही अधिक अर्थवान सिद्ध होती है। यह कविता जितनी लुटती है उतनी ही किसी अमर बेल की भांति फैलती जाती है। कवि ने अपनी कविता को अक्षय पात्र कहा है, जिसमें से लगातार लोगों को तृप्त करने के लिए स्वर्गीय व्यंजन निकलता रहता है। यह व्यंजन उसकी कविता ही है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती है, हमें अलौकिक संसार में ले जाती है। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने किसान और कवि दोनों को इस संसार के लिए समर्पित किसी मसीहे की तरह दर्शाया है। दोनों साधारण जन के लिए मर खप जाते हैं, दोनों सुख सुविधा और ऐश्वर्य वैभव से दूर रहते हैं, दोनों ही जीवन भर अभाव में जीवन गुजारते हुए दूसरों का भला करते हैं। विशेष बिंदु, यहाँ कवि ने किसान के माध्यम से कवि कर्म को व्यक्त किया है। कवि कर्म तथा किसान का वर्णन गहराई के साथ बताया गया है। सहज सरल खड़ी बोली है। भाषा में तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ चित्रात्मक बिंब का प्रयोग हुआ है, तुलनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पूरे काव्यांश में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आइए अब हम कवि उमाशंकर जोशी की दूसरी कविता बगुलों के पंख को विस्तार से समझते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। शाम के समय जब पूरा आकाश काले काले बादलों से भरा हुआ है, सफेद बगुलों का पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ना बहुत ही मनमोहक लगता है। इस स्वर्गीय दृश्य से कवि की आंखें नहीं हट पाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे बगुले कवि की आंखें चुरा कर लिए जा रहे हैं। काले बादलों पर ये कतार बांधे उड़ते हुए बगुलों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे इस तैरती हुई शाम की सफेद काया या शरीर हैं। जैसे शाम खुद बगुलों का रूप धारण कर आकाश में उड़ी जा रही है। इन पंक्तियों में सचमुच कवि ने शाम को आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों का अद्भुत चित्रण किया है। आइए अब अगली पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पात बंधी बगुलों की पांखें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उड़ते हुए इन बगुलों की पंक्ति मुझे अपनी माया से बांधकर अपने साथ उड़ाए लिए जाते हैं। वे इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना चाहते हैं। वे इस दृश्य को इतनी जल्दी बीत जाने देना नहीं चाहते हैं। कवि पुनः कहते हैं कि ये सुंदर बगुले मेरी आंखें चुराए लिए जा रहे हैं। आकाश में ये पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों की पांखें मुझे अपने जादू में बांध देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों का यह सजीव वर्णन हमें बादलों से भरे हुए आकाश को पन्नों पर उतार देते हैं। विशेष बिंदु, यहाँ कवि ने प्राकृतिक दृश्य का नयनाभिराम दृश्य उकेरा है। कवि के प्रकृति प्रेमी होने का परिचय मिलता है। कवि में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने की अद्भुत शक्ति है। इस कविता में चित्रात्मक बिंब है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कविता को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।